गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों, अपन ने कल पहले पढ़ा था गृह प्रबंध की प्रक्रिया किसे कहते हैं। गृह प्रबंध में प्रक्रिया बनना कि हमें क्या क्या नियोजन करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है गृह प्रबंध को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण। जैसे कि मैंने बताया था, इसके 4 चरण होते हैं। पहला होता है नियोजन या कोई भी योजना बनाना। दूसरा होता है संगठन। तीसरा होता है नियंत्रण और चौथा होता है मूल्यांकन। सबसे पहले आज अपन करेंगे गृह प्रबंधन। सबसे पहले नियोजन या योजना बनाना। हम कोई भी घर का काम करते हैं तो प्रथम क्रिया जो होती है वो हमारी होती है नियोजन, आयोजन या किसी भी योजना को बनाना। ये चारों चरण आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हमारे पहले की जो क्रिया है, पहले की जो प्रक्रिया नियोजन, अगर हम इसमें असफल रहते हैं तो आगे की क्रियाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। तो इसकी क्रिया को सफल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी कार्य के लिए योजना नहीं बनाते हैं तो मान के चलो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, जिसका कि कोई भी नहीं रहता है। सिर्फ भ्रम, शंकाएं और अव्यवस्थाएं ही हमारा साथ देती हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हमें कोई भी योजना बनाते हैं तो वो निश्चित हो, जिससे कि हमारी सफलता हमारे साथ रहे और परिणाम हमारे आशावान होने चाहिए, सुखद होने चाहिए और संतोषप्रद होने चाहिए। तो योजना को समझ के लिए इसके विषय में जानना हमारे को बहुत आवश्यक है। योजना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब होता है किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करना, कि इसे किसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, किन किन साधनों का उसमें उपयोग किया जाना है, आदि प्रश्नों का निर्धारण ही नियोजन या योजना बनाना कहता है। जब तक हमारे प्रश्न दिमाग में कोई प्रश्न नहीं होंगे तब तक हम उसका हल या विकल्प ढूंढने में सफल नहीं होंगे और हम उच्च श्रेणी के कोई भी लाभदायक परिणाम के समीप नहीं पहुंच पाएंगे। योजना बनाने के लिए हमारे पूर्व के जो अनुमान होते हैं उनको भी हम यहाँ यूज़ करते हैं, जिससे हमारे समय, शक्ति, धन का अपव्यय नहीं होता है। योजना कर लेने से पूरे कार्य को एक इकाई के रूप में हम अपनी कल्पना शक्ति द्वारा देख सकते हैं तथा उसकी सफलता और असफलता का भी हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं। और वे हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी सोच समझकर और अपने विवेक के द्वारा हम कोई भी नियोजन करते हैं, जिससे कि हमें अपनी लक्ष्य का निश्चित रूप से प्राप्त कर सकें। वरना उसके बिना ठीक विपरीत हो जाएगा कि हम योजना बिना कार्य के बनाते हैं तो शायद ही हमें सफलता मिल पाएगी, और यदि हम सफल भी हो जाएंगे तो वो भी सोच ले एकमात्र संयोग ही है जिसके कारण हमें सफलता मिल गई। अब हम देखते हैं नियोजन का क्या महत्व है। हम कहते हैं ना, अरे तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। क्या महत्व है भाई? तैयारी कर लो। अब जैसे एक उदाहरण में देते हैं, अगर युद्ध क्षेत्र में हम बिना हथियार के जाएं, कक्षा में टीचर जाए बिना चौक और क्या कहते हैं डस्टर के चला जाए, बच्चे क्लास में बैठे हैं बिना कलम के बैठे हुए हैं, नदी पार कर रहा है नाविक लेकिन उसके बाद पतवार नहीं आती। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नियोजन नहीं है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा कि उस बिना नियोजन के हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और नियोजन पग पग प्रबंध या गृहिणी का मार्गदर्शन करता है, और क्योंकि इससे हमारे भावी कठिनाइयों और खतरों के प्रति भी सचेत करता है तथा उन पर विजय प्राप्त करना सुलभ, सुगम और आसान बन जाता है। नियोजन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे गृह कार्य हो, सारे कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसके लिए डिनेल ने कहा है कि नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान हो जाता है तथा इसके निर्णय अर्थहीन और तात्कालिक इच्छाएं मात्र बन जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी महत्ता बिंदुओं के हिसाब से। पहला बिंदु है नियोजन उद्देश्यों व लक्ष्यों पर ध्यान रखें। हम कोई भी नियोजन करते हैं तो हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्य को सबसे प्रथम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और उसमें कौन कौन सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। हम उसको अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वांछित परिवर्तन भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मनोबल एवं प्रेरणा में वृद्धि हेतु। हम कोई भी योजना बनाते हैं तो संगठन के प्रत्येक स्तर पर परिवार के सदस्यों की सहभागिता हमें प्रोत्साहन देती है, मान्यता देती है, कार्यकरों को जानकारी देती है, कार्य करने की बताती है। परिणाम स्वरूप हमारे सारे सदस्यों का मनोबल ऊंचा होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है
क्रियाओं में मितव्ययता लाने हेतु, मतलब हम कोई भी कार्य का सर्वश्रेष्ठ तरीका, प्रणाली, विकल्प के चयन, कार्य सुगमतापूर्वक, कम समय, धन, शक्ति का कम व्यय होना, ये सारे कार्य जो होते हैं वो हमारे में मितव्ययता लाते हैं क्रियाओं में, और विभिन्न कार्यों में हमारे आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कार्य के विभिन्न तरीकों पर गहनता से विचार करना चाहिए। अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति से निपटने के लिए नियोजन में पर्याप्त प्रावधान रखा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप कार्य कम समय, शक्ति एवं धैर्य व्यय के लिए संपन्न हो जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में भी सुधार करने हेतु, हर चीज़ आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो नियोजन क्या करता है, हमें कोई भी संस्था या गृह की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार तो करती है, साथ में उसमें वृद्धि भी करती है। फिर उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग है, तो जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन होते हैं घर में, हमें नियोजन करते वक्त उन सबको भी महत्व देना चाहिए और उनमें एकता और समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिसके परिणाम जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं वो हमारे पारिवारिक साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए हमारे लिए प्रयत्नशील रहते हैं। फिर राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, व्यक्ति, परिवार, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सुख, संपन्न एवं संतुष्ट रहेगा तो राष्ट्र की उन्नति को भी शिखर पर प्राप्त कर देगा, परंतु यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने धन, समय और शक्ति का अधिकतम उपयोग सही दिशा में करे और नियोजित तरीके से कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट है उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए। कई बार क्या होता है, गृहिणी और जो मुखिया होते हैं वो जल्दबाजी में, घबराहट के कारण ऐसे निर्णय लेते हैं जो वास्तव में